नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं जो व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है आचार्य जी, एक्सटेंशन और बागीचा। इसके लेखक हैं हिंदी के मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। दोस्तों, फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आगे भी इसका आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे इस चैनल की रीच बढ़ती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग आचार्य जी, एक्सटेंशन और बागीचा। क्लीन शेव के बाद भी आचार्य जी को एक्सटेंशन नहीं मिला। आचार्य जी के पिता झर्राटेदार मूंछें रखते थे। वे अंग्रेज सरकार के नौकर थे। उनकी मूंछों की सिफत ये थी कि आदमी और मौका देखकर बर्ताव करती थी। वे किसी के सामने आई डोंट केयर के ठाट की हो जाती, फिर किसी और के सामने वे मूंछों पर इस तरह हाथ फेरते कि वे आई एम सॉरी सर हो जाती। मूंछों पर इस दुहरे स्वभाव के कारण वे सफल और सुखी आदमी रहे। आचार्य जी जब जवान थे और आचार्य नहीं सिर्फ लेक्चरार थे, तब उन्होंने पिताजी की तरह मूंछें रख ली थी। वे इन मूंछों से रीडरी की तलाश करते थे, जैसे कोई कीड़े मूंछ के दो लंबे बालों से राह खोजते हैं। पर मूंछों के ही कारण रीडरी दूर हटती जाती थी। तब आचार्य जी ने पिता और पौरुष दोनों से क्षमा मांगकर मूंछें आधी करवा ली। उनका डंक चला गया और वे मात्र ब्रश रह गई। वे रीडर हो गए। आगे आधी मूंछें भी प्रोफेसर बनने में बाधा डालने लगीं तो उन्होंने उन्हें कतरवा कर नाक के दोनों तरफ मक्खी बैठा ली और प्रोफेसर हो गए। आगे रिटायर होने का वक्त आया और वे एक्सटेंशन की कोशिश में लग गए। अब उन्होंने मक्खी भी साफ करा ली और क्लीन शेव हो गए। उन्हें एक एक्सटेंशन मिल गया, मगर अब मूंछों का कुछ नहीं बचा था जो साफ किया जा सके, इसलिए उन्हें दूसरा एक्सटेंशन नहीं मिला। आचार्य जी मेरे बड़े भाई के मित्र थे। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। आचार्य जी इस नाते मुझे शुरू से ही स्नेह देने लगे। वे मुझे भुजाओं में जकड़ लेते और मुझे लगता मेरे गाल पर साहित्य झाड़ू लगा रहा है। आगे मुझे लगता है मेरे गाल पर आलोचना ब्रश कर रही है। फिर मुझे लगने लगा कि मेरी रचनाओं पर समीक्षा की मक्खियां भिनभिना रही हैं। क्लीन शेव के बाद भी वे उसी तरह मुझे गले लगाकर गाल पर गाल रख देते और मुझे लगता हजारों केचुए मेरे शरीर से लिपटे हैं। मुझे अपने आप से घिन होने लगती। गोल चेहरा, चेहरे पर बच्चे जैसी पवित्रता, आंखों में अपार स्नेह, नाक की मुद्रा में निश्चलता, पूरे मुख पर यह भाव कि मैं तो इतना स्नेही, भला और परोपकारी हूं, पर सारी दुनिया मुझ पर अन्याय कर रही है। वे जब भी मुझे मिलते मुझे यही बोध होता कि भले आदमी दुनिया में कितने दुखी रहते हैं। कई सालों तक मैं उन्हें सामने से देखता रहा और उनका यही पावन रूप मुझे दिखता। एक दिन मैंने कोण से उनकी नाक को अनायास देख लिया और मेरे भीतर एक झटका सा लगा। नाक सामने से कुछ और बताती थी और साइड से कुछ और। मुझे आज तक उनकी नाक पर वो बाजू से देखना याद है। तब उनकी नाक बहुत कुटिल और क्रूर लगी थी। आदमी को समझने के लिए सामने से नहीं, कोण से देखना चाहिए। आदमी कोण से ही समझ में आता है। उनका वो सहज स्नेहिल मुखड़ा मुझे भयानक लगा। मैंने उनकी आंखों को फिर देखा। उनमें स्नेह के पीछे न जाने क्या क्या छिपा था। उस दिन से मैं आचार्य जी से डरने लगा। वे मुझे गले लगाते तो मेरा दम घुटता। मैं हृदय से चाहता था कि वे मुझसे नफरत करें, पर वे स्नेह छोड़ते ही नहीं थे और मुझे देखते ही भुजाओं में भर लेते थे। उनके स्नेह के अनुपात से मैं उनके स्वार्थ का अनुपात समझने लगा। 30 सेकंड गले लगाकर वे मेरी 4-6 किताबें ले गए। 1 मिनट आलिंगन करके उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मुझसे अखबार में लिखवा लिया। 1.5 मिनट के आलिंगन में उन्होंने मुझसे अपने बारे में लेख लिखवा लिया। 2 मिनट मुझे हृदय से लगाया और मुझसे 300-400 कॉपियां जचवा ली। लगातार 1 सप्ताह तक मुझे 3 मिनट की फी दिन के हिसाब से गले लगाकर उन्होंने अपने आवारा बेटे की शादी मेरे मार्फत मेरे परिवार की एक लड़की से करा ली और लड़की के माँ बाप मुझे अभी तक गाली देते हैं।
हृदय से लगाने पर भी उन्हें लगता कि जोर कम पड़ेगा, तो वे मेरे बड़े भाई की याद करके आंखों में आंसू ले आते और मैं समझ जाता कि आज कोई बड़ा काम मुझसे करवाएंगे। मैं सोचता कि क्या मेरे प्रति ही इनका इतना स्नेह है? क्या सिर्फ मुझे ही गले लगाते हैं? नहीं, वे बहुत सुलझे हुए विचार के आदमी थे। उनके विचारों में कोई दुविधा नहीं थी। किससे कितना लाभ उठाना है इसका हिसाब उनके मन में होता था और वे इसी हिसाब से अपने हृदय का स्नेह उद्वेलित कर देते थे। मैं उन्हें समझ गया था। एक बार वे एक शहर 15 दिन के लिए गए। उन्हें मुफ्त में ठहरने और खाने की सुविधा चाहिए थी। वे जानते थे उस शहर में मेरा एक घनिष्ठ और संपन्न मित्र रहता है। जाने के 15 दिन पहले से उन्होंने मेरे ऊपर स्नेह उड़ेलना शुरू कर दिया। मेरे तमाम कपड़े भीग गए। मैं इंतजार कर रहा था स्नेह की परिणति का। आखिर जाते वक्त वो उस मित्र के लिए मेरी चिट्ठी ले गए। मित्र ने उनका बढ़िया इंतजाम कर दिया। महीना भर बाद वो मित्र मुझे मिला तो उसने कहा कि आचार्य जी का मैंने अच्छा इंतजाम कर दिया था, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने पूछा, पर उन्होंने तुमसे मेरी निंदा की होगी ना, सच बताओ। उसने झिझक कर कहा, हाँ की थी, पर तुमने कैसे जाना? मैंने कहा, मैं जानता हूं, वे बहुत सुलझे हुए विचारों के आदमी हैं। जिससे फायदा उठा रहे हैं उसकी प्रशंसा और बाकी सबकी निंदा, ऐसा क्लियर थिंकिंग है उनका। बड़े सुलझे विचार। जिसे नष्ट करने की कोशिश में लगे हैं वो अगर मर जाए तो रो पड़ेंगे। कविता सुनकर भाव विहल हो जाएंगे, आंखें छलछला आएंगी, पर आंसू पोंछकर जूनियर को सस्पेंड कराने की कार्रवाई करने लगेंगे। खुद कविता सुनाएंगे और मानवीय करुणा से हम सबको पावन कर देंगे, पर कविता सुनाने के बाद किसी छात्र के नंबर घटाकर उसे फेल कर देंगे। प्रेमिका को गले लगाएंगे तो हिसाब भी करते जाएंगे कि इसका नेकलेस चुरा कर कैसे बेचा जा सकता है। बच्चे को चूमेंगे तो वात्सल्य के साथ ये हिसाब भी करते जाएंगे कि बड़ा होकर ये कितना कमाएगा और मुझे उसमें से कितना देगा। बड़े सुलझे विचार। मैं 3-4 सालों के लिए दूसरे शहर चला गया। अब उनके स्नेह से मुझे छुटकारा मिलेगा, पर उनकी जब तब चिट्ठियां आ जाती। नीचे लिखा होता, तुम्हारा ही या केवल तुम्हारा। हर ऐसी चिट्ठी के बाद मैं इंतजार करता कि अगली चिट्ठी में ये क्या काम बताते हैं। नए वर्ष की मंगल कामना वे भेजते तो मैं समझ जाता कि मेरे मार्फत इस साल अपने मंगल का हिसाब उनके पास तैयार होगा। केवल तुम्हारा की 2-3 चिट्ठियों के बाद उन्होंने पाठ्य पुस्तक में मेरी एक कहानी ले ली। प्रकाशक से उन्होंने कह दिया होगा कि इस लेखक से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। संग्रह के हर लेखक के बारे में उन्होंने यही कह दिया होगा और प्रकाशक से रुपये लेकर पुस्तकों को कोर्स में लगवा दिया। साहित्य में बंधुत्व से अच्छा धंधा हो जाता है। मैं अपने आप को अब धिक्कारने लगा था। सोचता, मैं कितना सत्वहीन हूं, हर बार परास्त हो जाता हूं। इस बार मैंने उनका सामना करने का तय किया। मैंने उन्हें लिखा कि आपने मुझे प्रकाशक से रुपये नहीं दिलवाए और कहानी ले ली। उनका जवाब आया, इतने वर्षों के स्नेह के बाद क्या मुझे इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं तुम्हारी एक कहानी ले लूं? केवल तुम्हारा। मैंने अब इन केवल मेरे से निपटने की ठान ली। मैंने उन्हें लिखा, मेरे प्रति आपका स्नेह है इसलिए मैं नुकसान उठाऊं, और प्रकाशक के प्रति आपका स्नेह नहीं है इसलिए वो फायदा उठाए। ऐसा स्नेह मानव जाति के इतिहास में पहली बार आपके द्वारा आविष्कृत हुआ है। चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। 15 दिन बाद मैंने वकील से प्रकाशक को नोटिस दिलवा दिया। अब मानवीय संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ। प्रकाशक को वे लिखकर दे चुके थे कि मेरी लिखित अनुमति उनके पास है। प्रकाशक ने उन्हें मेरा नोटिस बताया होगा और तब उन्होंने मुझे लिखा कि मैं संकट में पड़ गया हूं और तुम मुझे अनुमति भेजकर उबार लो। तुम्हारा अपना। पर मैं मेरे अपने से निपटने की ठान चुका था। मैंने एक नोटिस प्रकाशक को और दिलवाया कि मुझे 15 दिन के भीतर 1000 रुपया दो, वरना कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे चलाए जाएंगे।
मुझे मालूम हुआ कि ये नोटिस पाकर प्रकाशक ने आचार्य जी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया। मेरा मन फिर कच्चा हुआ, पर मैंने मन को एक थप्पड़ लगाया और सख्त होकर बैठ गया। अब मुझे जो चिट्ठी मिली उसमें नीचे लिखा था, आपका दासानुदास। आग्रह वही था कि मैं अनुमति लिखकर भेज दूं। मैंने अनुमति फिर भी नहीं भेजी। तब उनकी चिट्ठी आई कि मैं अमुक तारीख को तुमसे मिलने ही आ रहा हूं। एक अरसे से तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें देखने की ललक एकाएक मन में उठाई है। मैं ललक को समझ गया। मन फिर फिसला तो मैंने इस बार 2 चांटे लगाए। नियत तारीख को वे आ गए। मैं उन्हें घर के बाहर ही मिल गया। वे एकदम विहल हो गए, आंखें बंद कर ली। उन्हें चक्कर आने लगे। बोले, इतने दिनों बाद इस घर में आया हूं तो तुम्हारे भाई की याद से तड़प उठा हूं। ओह, कितना नोबल था वो। मुझे लगा ये बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। मैंने कहा, चलिए भीतर चलिए। उन्होंने मेरा कंधा पकड़ लिया। बोले, ठहरो, मुझे जरा संभल जाने दो, मुझे संभल जाने दो भैया। मैं समझ गया ये बड़े संकट में पड़ गए, वरना मेरे भाई की याद का इतना लंबा उपयोग न करते। मैं उन्हें सहारा देकर भीतर ले गया। वे बैठे, पानी मांगा। कहने लगे, भावुक हूं ना, एकदम विचलित हो जाता हूं किसी प्रिय की स्मृति से। अब उन्होंने संकटों का वर्णन किया। मेरे मन ने फिर कच्चापन दिखाया, पर मैंने फिर उसे एक चांटा मारा। मैंने तय किया कि आज मैं इन्हें नफरत करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं स्नेह और संकोच में आपके और दूसरों के हाथों काफी पिट चुका। अब मैं वो काम बंद कर रहा हूं। स्नेह की दुकान मैंने बढ़ा दी। अब अनुमति तभी लिख कर दूंगा जब मुझे रुपये मिलेंगे। मेरा ख्याल था अब इनके चेहरे पर क्रोध और नफरत आएगी, पर मैं निराश हुआ। वहां पहले जैसा ही स्नेह था। मैं इस आदमी के साथ कैसा करूं? ये अभी भी स्नेह के हथियार को नहीं छोड़ रहा है। जरा देर के लिए ये हथियार डाल दे तो मैं इसे दबोच लूं और रुपये वसूल कर लूं, पर वो तो हथियार पर धार कर रहा था। मुझे इस हथियार का सामना करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, किसी तरह मैं समझौता नहीं करूंगा, मुझे रुपये चाहिए ही। भाई के लिए हम लोग बाद में रो लेंगे। उन्होंने बटुआ निकाला। मैंने चेहरा देखा। नफरत अब भी नहीं थी, क्लेश था। बटुआ खोलकर उन्होंने 100 का नोट निकाला। नफरत अब भी नहीं थी मुख पर, बस क्लेश गाढ़ा हो गया था, जैसे नोट नहीं प्राण निकाल कर दे रहे हों। मैंने नोट ले लिया और अनुमति लिख दी। सोचा अब स्नेह संबंध खत्म हो गए, मैं हल्का हो जाऊंगा। पर जाते वक्त उन्होंने मुझे फिर हृदय से लगा लिया। सोचा इनके स्नेहिल चेहरे को जरा कोण से देख लूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं लौटकर आचार्य जी के शहर आ गया। वे विभागाध्यक्ष थे, बड़े बंगले में रहते थे। मेरे आने की खबर पाते ही उन्होंने मुझे बुलवा लिया और फिर गले से लगा लिया। स्नेह की डोर मैं बार बार काटता और वे जोड़ लेते। मेरा अंदाज है पहले वे लोभ के लिए स्नेह करते थे, अब शायद थोड़े डर के कारण। विभाग में काम करने का उनका अपना तरीका था। वे शोध करवाते थे। शोध छात्र लेने में वे एक सिद्धांत का पालन करते थे। एक गल्ला व्यापारी का लड़का लेते, एक कपड़ा व्यापारी का और एक होजरी के दुकानदार का। फिर कोई खाली जगह बचती तो सब्जी के व्यापारी के लड़के को ले लेते। कभी घी और किराना व्यापारी के लड़के को भी चांस मिल जाता। हर साल विश्वविद्यालय में लड़के शोर मचाते, आवश्यकता है एक किराना व्यापारी के लड़के की जिसे डॉक्टरेट चाहिए। शोध का निर्देश किराने की मात्रा और क्वालिटी पर निर्भर करेगा। किराने के सैंपल सहित दरख्वास्त दो। इस हल्ले गुल्ले से अविचलित आचार्य जी विद्या की साधना करते जाते थे। वे सुलझे विचारों के आदमी थे। रिटायर होने तक वे कुछ दार्शनिक हो गए। वीतराग गाने लगे। वे एक्सटेंशन की कोशिश में थे। एक्सटेंशन उन्हें मिल भी गया। चपरासियों से काम लेकर उन्होंने बंगले के सामने बहुत अच्छा बागीचा लगवा लिया था। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। एक्सटेंशन की अवधि में उनका प्रकृति प्रेम बहुत बढ़ गया था। मैं उनके यहां कभी कभी जाता। वे बागीचे में बैठे मिलते। कहते, प्रकृति के सौंदर्य में से ईश्वर झांकता है।
वे किसी भी कली के पास बैठ जाते, कहते, तुम इस कली का स्पंदन सुन रहे हो? नहीं ना, मैं सुन रहा हूं। और जरा इस फूल के जीवन का उत्स देखो, इस पत्ते को देखो, किस उल्लास से लहरा रहा है। वे फूल को बच्चे की तरह सहलाते, कहते, ये भी मनुष्य हैं, प्रकृति के प्राण हैं। ये फूल, पत्ते, पौधे मेरी संतानें हैं। मैं अपने बच्चों की तरह इन्हें प्यार करता हूं। एक फूल कुम्हलाता है तो मुझे लगता है मेरा जीवन कुम्हला रहा है। एक पत्ती सूख कर गिरती है तो लगता है मेरी एक भुजा टूट गई। कोई कली झड़ जाती है तो मुझे ऐसा क्लेश होता है जैसे मेरे प्राण का एक अंश विसर्जित हो रहा हो। वे मुग्ध हो जाते, आनंद विभोर हो जाते। फूल पत्तों के लिए अपार ममता उनके नयनों में होती। तब वे मुझे भव्यतर मनुष्य लगते और पिछला सब कुछ भुलाकर मैं उन पर श्रद्धा करने लगता। कैसा दयालु भावुक आदमी है जो फूल और पत्ते के लिए रोता है। बागीचा संवरता जाता था, साथ ही दूसरे एक्सटेंशन की कोशिश चलती जाती। कविमन सुबह फूल पत्तों को संवारता और बाकी दिन एक्सटेंशन की कोशिश में लगा रहता। एक दिन आचार्य जी को अंतिम बार बता दिया गया कि दूसरा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और 2 महीने बाद यानी 31 जनवरी को उन्हें चले जाना है। सुबह का वक्त था। मैं उनके घर पहुंचा। वे इस वक्त हमेशा बागीचे में मिलते थे। आज बरामदे में बैठे मिले। बोले, कल खबर मिल गई, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। खोली तो मैं उनकी आंखें देखकर कांप उठा। बूढ़ी आंखों में से आग निकल रही थी। उन्होंने बागीचे को देखा। मुझे लगा फूल पत्ते झुलस गए होंगे। सांस खींचकर बोले, आखिर एक्सटेंशन नहीं मिला। यहां अब 2 महीने बाद डॉक्टर दीनानाथ आ जाएगा। डॉक्टर दीनानाथ। उन्होंने उसी दिन नौकरों को हुक्म दिया कि बागीचे में पानी नहीं दिया जाएगा। पानी के बिना पौधों ने धरती से जितना प्राण रस खींच सकते थे खींचा, फिर सूखने लगे। मैं उनके घर कभी कभी जाता। वे बरामदे में बैठे होते और सूखते पौधों को देख रहे होते। कहते, उस गुलाब की हालत देख रहे हो? सूख रहे हैं बेटे। एक्सटेंशन नहीं मिला। उस मौलसिरी की हालत भी पतली है। एक्सटेंशन नहीं मिला। ये गमले तो अभी से सूख गए। एक्सटेंशन नहीं मिला। यहां डॉक्टर दीनानाथ आएगा। अपने बढ़ाए पाले पोसे पौधों को आचार्य जी सुखा रहे थे। बरामदे में बैठकर उनका सूखना देखते थे और बीच बीच में उसांस लेकर कहते, एक्सटेंशन नहीं मिला। अब यहां डॉक्टर दीनानाथ आएगा। 2 महीने में बागीचा पूरा सूख गया। वे फूल नहीं थे जिनका स्पंदन वे सुनते थे। वो कली नहीं थी जिसके जीवन का उत्सव वे अनुभव करते थे। वे पत्ते झड़ गए थे जिनका उल्लास देखकर वे मुग्ध होते थे। बागीचे में अब सूखे नंगे पौधे खड़े थे क्योंकि जमीन उन्हें जकड़े थी। 30 तारीख को आचार्य जी ने सामान बंधवाया। दूसरे दिन उन्हें जाना था। दिन भर वो व्यस्त रहे। शाम ढली। इसी वक्त गांधी जी की हत्या हुई थी। दिसंबर की रात, कड़ाके की ठंड थी। आचार्य जी ने नौकरों से वे सूखे डंठल कटवाकर बागीचे में इकट्ठे करवाए। एक ढेर लग गया। उसमें उन्होंने आग लगा दी और बड़ी रात तक अलाव तापते रहे। दूसरे दिन आचार्य जी चले गए। इस संतोष से गए कि उन्होंने डॉक्टर दीनानाथ की आग ताप ली थी। मैं उन्हें विदा करने गया था। वे घर से निकले, जले हुए बागीचे की तरफ देखा। आखिरी बार बोले, एक्सटेंशन नहीं मिला, और मुंह फेर कर स्टेशन चल दिए। तो मित्रों, ये था हरिशंकर परसाई जी का व्यंग आचार्य जी, एक्सटेंशन और बागीचा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसको शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।